नेट एग्जाम निकालने के बाद हमें क्या मिलेगा, ऐसे कौन से करियर ऑप्शंस हैं जो हम चूज कर सकते हैं। इस वीडियो में ऐसे करियर ऑप्शंस बताऊंगा भी और कुछ वैकेंसीज के बारे में भी चर्चा करेंगे। इस एग्जाम को क्रैक करने की क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, इसके सिलेबस से हमें क्या सीखना है, सब कुछ ब्रेक डाउन करके स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो कौन लोग हैं जो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आपने अपनी मास्टर्स कर ली है या आप अपने मास्टर्स में हैं तो ध्यान रखिएगा आपका जो परसेंटेज है वो मिनिमम 55% फॉर अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। अदरवाइज आप अगर ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको 50% मिनिमम परसेंटेज चाहिए होगा अपने मास्टर्स के अंदर। सर हमारी मास्टर्स चल रही है, क्या हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? मास्टर्स में जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरने के लिए आएंगे तो आपको इस तरीके के, जब आप एनटीए की वेबसाइट पे फॉर्म भरेंगे ना तो ऐसे कॉलम्स फिल करने होंगे। इसमें जैसा पहला कैटेगरी पूछा गया है, आई वांट टू अप्लाई फॉर सीएसआईआर नेट, अभी आगे आएगा तो जून 2025 ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे? तो जैसे इसमें मास्टर्स डिग्री के बेसिस पे। इसमें एक ऑप्शन आएगा पासिंग ऑफ ईयर्स और अपीयरिंग, तो आप अपीयरिंग वाला ऑप्शन यहां पे चूज करिएगा कि हां अभी आप अपने मास्टर्स में हैं, तो आपको रिजल्ट अवेटेड की कैटेगरी में फिर फॉर्म फिलअप करना होगा। तो ये मैंने आपको शुरू में बता दिया, जब आप अगली बार फॉर्म फिलअप करेंगे तो यहां रिजल्ट अवेटेड की कैटेगरी चूज करिएगा, ठीक है। फिर एलिजिबिलिटी के बाद अपर एज लिमिट क्या होती है। अगर आप जेआरएफ के लिए टारगेट कर रहे हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ताकि आप पीएचडी करें तो आपको एक हेल्दी अमाउंट स्टाइपेंड में मिले, उसके लिए जो एज रखी गई है वो 30 इयर्स है। लास्ट मेरे ख्याल से 2 साल पहले या 1 साल पहले ये चेंज हुई है, पहले 28 था, अभी से 30 इयर्स कर दिया गया है बढ़ा के। और 30 इयर्स कब से देखा जाएगा, तो जिस भी मंथ में आपका एग्जाम हो रहा है उसकी फर्स्ट वीक को देखा जाएगा, सॉरी फर्स्ट डे को देखा जाएगा उस मंथ के। जैसे मान लीजिए आने वाला एग्जाम अगर सितंबर के मंथ में होता है या आने वाला एग्जाम जून के मंथ में होता है तो फिर फर्स्ट डे ऑफ जून को से पहले आप 30 इयर्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए। फिर अगर आप ऐसा फुलफिल करते हैं इस क्राइटेरिया को तो आप एलिजिबल हैं। और एलएस के लिए और आपकी पीएचडी एडमिशंस के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। फीमेल कैंडिडेट्स हो गई, ओबीसी कैंडिडेट्स हो गए, एससी एसटी, इनको 5 ईयर की रिलैक्सेशन है, तो ये 30 ईयर पहुंच जाता है 35 ईयर्स तक। बार बार बच्चे पूछते भी हैं लाइव सेशन में, तो ध्यान रखिएगा ना कि इसमें आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेपर का पैटर्न क्या होता है। नेट एग्जाम में 3 सेक्शंस होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। अगर हम केमिकल साइंस की बात करें तो आपको 20 क्वेश्चन पार्ट ए में, 40 क्वेश्चन पार्ट बी में और 60 क्वेश्चन पार्ट सी में। और इसमें से आपको करने कितने होते हैं? 15, 35 और 25। आप देखिए आपको 60 में से मात्र 25 क्वेश्चन करने हैं। दूसरे सब्जेक्ट्स में ऐसा होता भी नहीं दोस्त। फिजिक्स में पता है 30 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहां हमारे पास बहुत हेल्दी ऑप्शन है, 60 में से 25 क्वेश्चन चूज करने हैं। तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए और पार्ट सी को काफी मेहनत के साथ दिया जाए, मतलब क्योंकि यही आपका डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। इसके बारे में भी मैं कभी अलग से भी चर्चाएं करूंगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग जो होती है 0.5, 0.5 और 1 की होती है। आपको टोटल 200 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है। अब अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हैं तो एक जेआरएफ की कट ऑफ होगी और एक एलएस की कट ऑफ होगी, और एक तीसरी कैटेगरी आती है जो पीएचडी ओनली की होती है। जेआरएफ यानी कि जब आप जेआरएफ की कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं, आप पीएचडी करने के लिए जाते हैं, तो पहले 2 ईयर आपको 37,000 एज अ स्टाइपेंड, और जब आप एक सीनियर रिसर्च फेलो बनते हैं तो आपको 42,000 एज अ स्टाइपेंड दिया जाता है। लेक्चरशिप यानी आप एलिजिबल हो जाते हैं अपने स्टेट के लिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं उसके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकते हैं। पीएचडी ओनली, आप अगर किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से पीएचडी करना चाहते हैं जो इंस्टीट्यूट खुद ही अपना स्टाइपेंड देता है, इंस्टीट्यूट फेलोशिप देता है, तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे और आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो ये आपका पीएचडी ओनली का क्राइटेरिया आता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिलेबस के ऊपर। देखिए सिलेबस नेट का जब आप देखते हैं तो इससे कुछ चीजें सीखने वाली हैं। क्या क्या चीजें हैं? देखिए जब आप सिलेबस ऐसे गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा केमिकल साइंस का सिलेबस। इसमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, जैसे 3 यूनिट्स हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। अब इनऑर्गेनिक में मैंने वो पोर्शंस येलो कर दिए जो काफी हाई स्कोरिंग है। जैसे आप देखोगे अब इसमें ऐसे नहीं लिखा मिलेगा कि ओएमसी पढ़ना है, आपको मिलेगा ऑर्गेनोमेटेलिक्स, कंपाउंड सिंथेसिस, बॉन्डिंग और केजेस एंड क्लस्टर अलग से डाल दिया, तो ये एक हिस्सा बहुत स्कोरिंग है। मेन ग्रुप का हिस्सा, कोऑर्डिनेशन का हिस्सा बहुत स्कोरिंग है। अब इसमें देखो नीचे आपको मिलेगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो क्यों नहीं क्वेश्चन पूछेगा न्यूक्लियर से? इस बार 2-2 क्वेश्चन न्यूक्लियर से आए थे।
पार्ट सी के अंदर। तो भाई 8 नंबर का न्यूक्लियर पूछ लिया, एक यूनिट अलग से है तो पूछेगा, तो आपको न्यूक्लियर वाला पोर्शन भी करना है फिर। तो इसको 12 यूनिट्स में इन्होंने तोड़ रखा है, जो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे ये बहुत सारा हाई स्कोरिंग यूनिट होता है। फिर जब आप फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं तो क्वांटम सबसे ज्यादा पूछी जाती है। अब क्वांटम में मान लीजिए आप थोड़ा, कई बार स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं सर हमसे फिजिकल केमिस्ट्री नहीं हो रही, कोई बात नहीं दोस्त, आप शुरू के यूनिट्स को कर लो, शुरू के ऊपर के यूनिट्स के कर लो, ये वाला यूनिट कर लो, पूरा करना है वैसे तो आपको। तो परटर्बेशन वेरिएशन थ्योरी हो गई, फिर उसके बाद ग्रुप थ्योरी बड़ा स्कोरिंग टॉपिक है, ये करना है। अगर आप मान लीजिए छोटे मोटे टॉपिक्स को भी देखें तो यहां से भी अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। इलेक्ट्रो केमिकल काइनेटिक्स पहले पढ़ा हुआ टॉपिक है, कोलॉइडल और सरफेस केमिस्ट्री छोटा टॉपिक होता है, सॉलिड स्टेट क्लास 12th में भी पढ़ा था, तो यहां से भी अपन मार्क्स गेन कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम गलती करते हैं, ध्यान से देखिए, ऑर्गेनिक में रिएजेंट्स इतना ज्यादा क्यों पूछा जाता है? एसिमेट्रिक सिंथेसिस के ऊपर पूरा एक यूनिट बना रखा है, ये सब रिएजेंट के अंदर होना चाहिए। अगर आप रिएजेंट्स में ये नहीं पढ़ रहे हैं मतलब आप एक पूरा यूनिट छोड़ रहे हैं। तो पूरा जो रिएजेंट टॉपिक होता है ना, वो ये दोनों यूनिट्स मिलके बनता है। इस वजह से रिएजेंट से आपको लगभग 40 नंबर तक के क्वेश्चंस आपको रिएजेंट से अकेले देखने को मिल जा रहे हैं। जहां 110 नंबर पे जीआरएफ हो रहा है, 40 नंबर का तो रिएजेंट आ जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैकेनिज्म वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ये इस तरीके से आपका सिलेबस है। और कुछ इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स भी होते हैं इसमें से, मेडिसिनल केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिया, कभी आप देखते हैं ना नेचुरल प्रोडक्ट से कभी 2 सवाल आते हैं, इस बार भी आया था। तो वो सब इन्हीं ड्रग वायरस से पूछ लेते हैं और इनसे भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है। पार्ट बी के अंदर एक क्वेश्चन, ज्यादा नहीं पूछते इससे, ठीक है। ये आपकी हो सकता है एमएससी की सिलेबस में भी मेंशन हो। नाउ ये हो गया सिलेबस, और इससे हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी थी ये भी मैंने बताया। मूविंग अहेड, सिलेबस के बाद चर्चा करेंगे कट ऑफ क्या रहती है। आपको अगर जीआरएफ क्वालिफाई करना है तो ये मैंने कैटेगरी वाइज कट ऑफ मेंशन कर दी है। ये लास्ट एग्जाम जो हुआ है जिसका कट ऑफ अवेलेबल है वही मैंने यहां पे मेंशन किया है। तो 111 नंबर अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस 95, आप जीआरएफ क्वालिफाई कर जाते हैं। 200 नंबर में से आपको इतने मार्क्स लाने हैं। पार्ट सी अकेले 100 नंबर का होता है, इस वजह से वो बड़ा इंपॉर्टेंट और डिसाइडिंग फैक्टर होता है। और वहीं एलएस के लिए 10-10 नंबर कम कर लीजिए, 99.9, 100 नंबर पे आपका एलएस हो गया। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस 85.5, ओबीसी 85.95, ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है। मोर और लेस इतना ही रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो अपन चर्चा करेंगे कि मान लीजिए सर हमने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, सर एक मोटिवेशन भी तो होना चाहिए कि हम चेस किसको कर रहे हैं। देखो दोस्त, ये एग्जाम आपको 2 रास्ते देता है। एक रास्ता रिसर्च ऑप्शंस खोल देता है, और दूसरा अगर आप जॉब्स के लिए जाना चाहते हैं तो हाँ, यहां से आपको जॉब्स वाले ऑप्शन भी मिलते हैं। अगर मैं रिसर्च की बात करूं तो आप पीएचडी इंडिया से कर सकते हैं, किसी भी अच्छी इंस्टीट्यूट से, आईआईटीज हो गई, आइजर्स हो गए, एनसीएल हो गया, आइजर हो गया, कहीं से भी करिए। आपने अगर जीआरएफ क्वालिफाई किया है, आपको कॉल आएगा, आप इंटरव्यू क्रैक करिए, आप अपना प्यारा टॉपिक चूज करके अपनी पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर फॉरेन से आप जा सकते हैं पीएचडी करने। आप जीआरएफ अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको स्टाइपेंड 37,000, एसआरएफ में आपको 42,000। एसपीएम स्कॉलरशिप होती है, अगर आप इसी एग्जाम में टॉप 10 रैंक में आते हैं तो आपको एसपीएम स्कॉलरशिप मिलती है। इसमें जो अमाउंट होता है वो बढ़ जाता है, यानी जीआरएफ के दौरान आपको शुरू के 2 साल में आपको 42,000 और बाद के 3 साल में आपको 48,000 मिलता है, 47,000। और पीएमआरएफ स्कॉलरशिप भी होती है, उसके लिए भी आप फाइट कर सकते हैं। और अगर आप जॉब पर्पस के लिए जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आईएफएस खुद लगातार ऐसी वैकेंसीज निकालता है जहां पे आप अगर जीआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं तो आप हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट 20+ साल से आईएफएस लगातार इस नेट की फील्ड में काम कर रहा है, तो भाई ऐसी वैकेंसीज यहां आती रहती हैं। तो अगर आप दूसरे सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो वहां पे भी, और केमिकल साइंस में भी आती है, और करंटली अभी चल भी रहा है, मैं इसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। भी आप अपने स्टेट की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज होती हैं वो फिलअप कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको एलएस की क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। लेक्चरशिप के लिए आप अपने पास की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो कॉलेजेस होते हैं, वहां अप्लाई कर सकते हैं। आईआईटी जेई और जो नीट का फील्ड होता है, आप उसमें एज ए एजुकेटर भी जा सकते हैं। अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में आप पढ़ाना चाहते हैं, आप टीचिंग एज अ करियर को परस्यू करना चाहते हैं, तो अलग अलग फील्ड्स में भी आप यहां से आगे बढ़ सकते हैं। आपकी सीवी स्ट्रांग होती है, आपका सब्जेक्ट पे जो कमांड है वो ज्यादा बनता है जब आप इस एग्जाम को क्रैक करते हैं। आप एज अ रिसर्च साइंटिस्ट भी काम कर सकते हैं। ये तब की बात है जब आप पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं, जब आप इंडस्ट्रीज में एंट्री मारते हैं तब।
पीएचडी के बाद। उसके बाद कई सारी ऐसी साइंटिस्ट की पोस्ट भी निकलती हैं सीएसआईआर के लैब्स में, वो प्रोजेक्ट बेस्ड पोस्ट भी होती हैं, कई बार साइंटिस्ट की पोस्ट होती हैं, बहुत ही हैंडसम सैलरी होती है, लेकिन ये पीएचडी के बाद वाली जॉब ऑप्शंस हैं। ठीक है, रास्ता इसी एग्जाम से होके गुजरता है। नाउ जैसा कि मैंने कहा कि करियर अपॉर्चुनिटीज, तो आईएफएस में भी हमने एक आईएफएस का अपना कम्युनिटी बना रखा है। अगर आपने आईएफएस से पढ़ा हुआ है, आप आईएफएस का पार्ट रह चुके हैं और आपका कभी आईएफएस का रिजल्ट आया है, तो आप उस कम्युनिटी का बिल्कुल पार्ट होंगे अगर आपने कभी उसमें एनरोल किया है। और करेंटली अभी भी करंट सिचुएशन में वी आर एक्सपेंडिंग अवर टीम, हम अभी एक हायरिंग भी कर रहे हैं, तो हम अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप इस दिए गए नंबर पे इस पे अपना सीवी और डेमो लेक्चर्स वगैरह भेज सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी एचआर टीम से, वो आपको इस नंबर से आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं दोस्त। तो ये भी एक ऑप्शन है। और इसके साथ साथ मैंने आपको दूसरे ऑप्शंस भी बताए कि और क्या क्या आप जॉब्स के लिए जा सकते हैं और रिसर्च ऑप्शंस में क्या क्या चूज कर सकते हैं। अब इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए इतना भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, कीप इट सिंपल। सबसे पहले तो अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, उसके लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे हर साल का कट ऑफ क्या रहा है, एक साल का नहीं देखना, बाकी सालों का भी देखना है, ताकि पता लगे कि तैयारी कितनी करनी है। आपको टॉपिक वाइज एनालिसिस देखना है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको सिलेबस में यूनिट्स दिखाए, अब उसमें से कौन सी यूनिट है जिससे सबसे ज्यादा आते हैं, उसको सबसे ज्यादा पढ़िए आप। जिससे क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं उसको मत पढ़िए आप। समझ रहे हैं? तो स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखिए, समझिए कि कैसे क्वेश्चन्स आ रहे हैं, आप कैसा कर रहे हैं उसके अंदर, ये बहुत जरूरी है। तो ये सब आपको आईएफएस की वेबसाइट पे मिल जाएगा, ये सब फ्री कंटेंट में आपको अवेलेबल है। वेबसाइट पे विजिट करेंगे, लर्न फ्री का एक सेक्शन आता है, उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे, इनफैक्ट लेक्चर्स के पीडीएफ और वीडियोस, मैंने जितने भी यूट्यूब पे लेक्चर्स लिए हैं, सब रिवीजन सीरीज जितने भी लिए हैं, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप खुद भी जाके एक बार विजिट कर सकते हैं। आई होप आपको नेट एग्जाम के बारे में काफी ब्रॉड एस्पेक्ट से पता लगा कि क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या ऑप्शंस हैं। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, हम उसे जरूर एड्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।